हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल सेशन चल रहा है वो ज़रूरी है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है कई मामलों में ये क्लियर होती है, इसलिए सवाल पूछा जाना ज़रूरी है। पर यह बात भी है कि मोस्टली ऑपोजिशन द्वारा बिना सर पैर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और उसी हिसाब से वहाँ से जवाब भी सुनने को मिला जो कि फिटिंग था। इंटरेस्टिंगली जो मेन मुद्दा था कि ऑपरेशन जो है वो एकदम से क्यों ख़त्म कर दिया गया और सीज़ फायर क्यों कर दिया गया, उसका जो जवाब था वो काफ़ी हद तक हमारे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दी गई थी उससे अलाइन हो रहा था। तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही कह दिया था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, पर पाकिस्तान के एस्केलेट करने पर हमें इनके 11 एयरबेसेस को अटैक करना पड़ा, जिसका इनको भारी नुकसान हुआ। जिसके बाद ये खुद आए सीज फायर के लिए और फिर सीज फायर एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि हम पहले से ही मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे और ये हमारा शुरुआत से ही स्टैंड था। पर पाकिस्तान के एस्केलेट करने की वजह से उन्हीं का भारी नुकसान यहाँ पर हुआ। पर पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये तो इंडिया की साइड से इनिशिएट हुआ था, ये तो ट्रंप ने नेगोशिएट करवाया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बात तब मानी जा सकती थी अगर इक्वली दोनों साइड पर नुकसान हुआ होता। रियलिटी यहाँ पर यह है कि खाली पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हुए थे, वहीं पर इंडिया की साइड पर एक भी इंपॉर्टेंट टारगेट को ये हिट नहीं कर पाए थे। इसलिए एक भी सैटेलाइट इमेजेस यहाँ पर नहीं है। कहीं भी आग जल रही है ये उसको एज अ प्रूफ दिखा रहे हैं, पर सैटेलाइट इमेजेस जो कि ईजिली अवेलेबल है उसको इनके द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं सक्सीड नहीं करें। इवन इस चीज़ को हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा खुद कहा गया कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा था कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस पर अटैक कर दिया है, S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको खुद पीएम ने डिबंक किया आदमपुर विजिट करके। पर फैक्ट ये है कि आप पाकिस्तान के सारे क्लेम्स को डिबंक नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि वो फैक्ट्स गलत हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि वो जानते हैं कि उनके फैक्ट्स गलत हैं और फिर भी वो यहाँ पर स्पैम करने आ रहे हैं, क्योंकि मोटिव फेस सेविंग का है। जो कंट्री बांग्लादेश के बन जाने के बावजूद 1971 में डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और उसमें भी किसी तरीके से विक्ट्री देख ले रहे हैं, तो आप इनको क्या ही बोलेंगे। मल्टीपल टाइम इन्होंने डॉक्टर्ड सैटेलाइट इमेजेस को शोकेस किया है और थर्ड सोर्सेस ने उनको डीबंक किया है, लेकिन अब इनका आप क्या ही कर सकते हैं। इसलिए हमने इनके जितने भी क्लेम्स हैं उनको डीबंक करना छोड़ दिया है, उल्टा हम सपोर्ट करते हैं। यही सच है। खुश हो जाओ, अपने आर्म्ड फोर्सेस के फील्ड मार्शल को सेलिब्रेट करो और खाने पीने से आपको उतना मतलब नहीं होना चाहिए, पानी वैसे भी रोका ही जा रहा है। खैर, इन पर अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, बात करते हैं कि पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हुआ। तो ऑपोजिशन की साइड से मोस्टली सेंसलेस क्वेश्चंस पूछे गए और उसमें कई ऑपोजिशन लीडर ऐसे थे जो कि पाकिस्तानी पूरे क्लेम्स को उठाकर पढ़ रहे थे और उसी पर सवाल पूछ रहे थे। तो गवर्नमेंट द्वारा भी फिटिंग रिप्लाई दिया गया, जैसे कि हमने बताया। वहीं पर एक जो यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चनिंग करी गई थी ये असदुद्दीन ओवैसी द्वारा करी गई थी, जिसको हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पर उन्होंने डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन संख्या की बात करी, सबमरीज के कम होने की बात करी और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करी, जो एक्चुअल इश्यूज हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट की साइड से इस चीज़ पर रिप्लाई आया और जिससे गवर्नमेंट का एटीट्यूड पता लगा। तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान उनका काफ़ी हद तक जोर था मेक इन इंडिया पर, और वो खाली मेक इन इंडिया की बात नहीं कर रहे थे, उनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया कि कैसे गवर्नमेंट ने नए नए इनिशिएटिव चालू किए हैं, नए नए रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया जा सके। साथ में उन्होंने पब्लिक सेक्टर कंपनीज में हुए बड़े रिफॉर्म्स की भी बात करी, जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि शुरुआत में इनको करने में परेशानी आ रही थी, लेकिन अल्टीमेटली वो कर लिए गए। तो जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी वो एक्चुअली काफ़ी रीअश्योरिंग थी, जहाँ पर उन्होंने पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बात करी और आत्मनिर्भरता को उसे अचीव करने के लिए एक बेस के रूप में दिखाया। और ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हुए भी इन्होंने ये बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे मेक इन इंडिया वेपन्स का काफ़ी हद तक इस्तेमाल हुआ। ब्रह्मोस हमारी लोकली मेड मिसाइल है, डेफिनेटली ये रशिया की P-800 ऑनेक्स पर बेस्ड है, लेकिन ये वो मिसाइल नहीं है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये खाली इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, इन पर मॉडिफिकेशन इंडिया में करे गए हैं हमारे यूसेज के हिसाब से, और जो एयर लॉन्च वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है उसका इंटीग्रेशन पूरा का पूरा इंडिया ने ही किया है। तो ये ट्रू सेंस में मेक इन इंडिया की सक्सेस है। तो ब्रह्मोस मिसाइल खाली स्क्रू ड्राइवर नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी एब्जॉर्व करी गई है और एनहेंस करी गई है, इसलिए आपको डिफरेंट वर्जन्स इस मिसाइल के दिखाई दे रहे हैं जो स्पेशली इंडिया डेवलप कर रहा है और रशिया के पास भी नहीं है। तो पहले ये मिसाइल हो गई, उसके बाद हमारे द्वारा लॉन्चिंग मिशंस इस्तेमाल किए गए थे बॉर्डर के पास जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसमें ऐसे हमने लॉन्चिंग मिशंस का इस्तेमाल किया था जो कि लोकली मेड है। इवन जो L-70 गन है उसका जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो भी इंडिया में ही किया गया है, जिसको यूज़ करते हुए हमने कई पाकिस्तानी ड्रोन्स को शूट डाउन किया था। यहाँ पर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल की बात होती है जो कि डोमेस्टिकली मेड है, पर
L-70 का जो मॉडिफिकेशन है ये भी इंडिया में हुआ है। फिर MR-SAM लोकली मेड है जो कि बराक 8 पर बेस्ड है, पर उसको ऑप्टिमाइज किया गया है इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर का भी यही कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर में जो की रोल हमारे वेपन्स ने प्ले किया है ये मेड इन इंडिया वेपन्स थे। साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने पास्ट की बात करते हुए ये बताया कि जैसे हम पास्ट में वेपन्स को इंपोर्ट किया करते थे, ज़रूरत पड़ने पर उसका सारा कंट्रोल OEM के पास होता था और अगर सप्लाई रुक जाए तो हम उनकी मर्जी पर रहते, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने करगिल वॉर में देखी है। इस लिहाज से मेक इन इंडिया ज़रूरी है। तो इस गवर्नमेंट ने डिफेंस मार्केट को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोला है, और ये खाली बोलने की बात नहीं है, ये फैक्ट है। हम जब से डिफेंस कवर कर रहे हैं हमने ये चेंजेस देखे हैं अपनी आंखों के सामने। और जो पहले डिफेंस एक्सपो हुआ करते थे जहाँ पर मोस्टली इंडिया की साइड से DRDO और जो PSUs हैं उन्हीं के द्वारा चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता था, बाकी फॉरेन वेंडर होते थे, अब वो चीज़ बहुत तेज़ी से बदली है। इवन इस बार के एरो इंडिया में जब हम गए थे तो कई हॉल्स जो हैं ये इंडियन कंपनीज के स्टॉल से भरे हुए थे जो कि डिफरेंट चीज़ों को बना रहे हैं। इवन DRDO को लेकर बड़े रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। जो प्राइवेट फर्म्स कुछ डेवलप करना चाहते हैं वो डायरेक्टली इनको अप्रोच कर सकते हैं और इनकी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट असिस्टेंस भी इनसे ले सकते हैं। और इसलिए इंडिया का जो ड्रोन सेक्टर है खासकर वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और जो हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स हैं उसको गवर्नमेंट काफ़ी हद तक पुश कर रही है। जिसके क्लासिक केस को अगर हम देखें तो ये तेजस प्रोग्राम का रिवाइवल है, जहाँ पर 40 के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि और ज़्यादा तेजस नहीं लिए जाएंगे। अब इनके नंबर ऑलमोस्ट 200 को क्रॉस करेंगे। ऑल्दो अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि चीज़ों पर काम चल भी रहा है। तो चीज़ों का प्रोक्योरमेंट अभी भी सर का दर्द बना हुआ है। डोमेस्टिक प्रोग्राम्स में डिले भी एक बड़ा इशू है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनमें रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो चीज़ों को प्रोक्योर करने में जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ये RFP को प्रिपेयर करने में होता है, यानी कि रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल को, और उसके बाद जो ट्रायल्स और टेस्टिंग का पीरियड होता है उसमें ज़्यादा समय जाता है। और इस चीज़ को लेकर रिफॉर्म किए जा रहे हैं। जो रफाल M की डील है उसमें आपको थोड़ा बहुत इसकी झलक मिली भी होगी क्योंकि वहाँ पर एग्जीक्यूशन तेज़ हुआ है। पर यह भी बात फैक्ट है कि कई क्रूशल डील्स जो हैं अभी भी अटकी हुई हैं, जैसे कि MRFA की डील हो गई जिसके अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं, और इसको लेकर अभी भी ये सुनने में आ रहा है कि RFP जल्दी रिलीज होगी। पर ये काफ़ी समय से हम सुन रहे हैं। बीच में इवन ये तक रिपोर्ट आई थी कि कुछ नंबर में रफाल को ऑर्डर किया भी जा सकता है, जिस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। ये बात समझी जा सकती है कि बेटर नेगोशिएशन के लिए हो सकता है यहाँ पर समय को ज़्यादा लिया जा रहा हो, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए एक पैरेलल अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ हम पहले भी कह चुके हैं। आप एकदम से इंपोर्ट्स नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप वही करते आए हैं। ये ट्रांजिशन टाइम टेकिंग और बजट टेकिंग दोनों होगा। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स को पूरी तरीके से नकारा नहीं है, पर वहाँ ये इंश्योर किया जा रहा है कि इन इंपोर्ट्स में जो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उनसे ज़्यादा भी मिले, जिसके अंतर्गत ये डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाला भी होना चाहिए। पर यहाँ पर यह भी साथ में देखना ज़रूरी है कि हम खाली नेगोशिएशन में ही समय ना वेस्ट कर दें, क्योंकि एयरफोर्स के पास समय नहीं है। नेवी वेट कर सकती है, आर्मी भी काफ़ी हद तक वेट कर सकती है, पर एयरफोर्स बहुत ख़राब हालत में है। बाकी सबमरीन की बात करें तो प्रोजेक्ट 75I भी एक क्रूशल इशू है, क्योंकि उसको लेकर हम दशकों बर्बाद कर चुके हैं और अभी तक कोई रिजल्ट यहाँ पर मिला नहीं है। कुछ ही समय पहले न्यूज़ आ रही थी कि चीज़ें कंक्लूड होने के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन उसके बाद से कोई अपडेट यहाँ पर आया नहीं। बाकी यहाँ पर एक अच्छी बात भी है कि हमारे द्वारा इसके बाद से जितनी भी सबमरीन्स बनाई जाएंगी, चाहे वो किसी कैटेगरी की हो, इंडिजिनसली ही डेवलप करी जाएंगे, जिसके अंतर्गत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लेकर डिज़ाइन जो है एडवांस स्टेजेस पर है, और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमारे द्वारा बनाई जानी है जिसका क्लियरेंस दे दिया गया है। तो गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी पर चीज़ों पर काम कर रही है, और काफ़ी ख़राब व्यवस्था थी जिसको सुधारने में समय लग रहा है, लेकिन इस पर काम चल रहा है। रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या काम हुआ है ये आपको आज से 10 साल बाद पता लगेगा, स्पेशली जब हमारे पास खुद का जेट इंजन होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।